लेक्चर 1 वेक्टर फंक्शन। नमस्कार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के व्याख्यानों में आपका स्वागत है और यह इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सीक्वल कोर्स है। तो यह वेक्टर कैलकुलस पर मॉड्यूल नंबर 1 है और हम व्याख्या 1 में वेक्टर फंक्शन के माध्यम से जाएंगे। तो हम इस व्याख्यान में वेक्टर फंक्शन क्या है और उनकी सीमा, निरंतरता और अवकलन कवर करेंगे। हम एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। तो ये स्केलर फंक्शन वे फंक्शन हैं जो हमने पिछले पाठ्यक्रम में कैलकुलस में सीखे हैं। तो एक वेरिएबल के ये वेक्टर फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन है जो एक वेक्टर के लिए एक वास्तविक संख्या को मैप करते हैं। तो हम यहाँ r वेक्टर द्वारा इस फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। वेक्टर r इस दिए गए इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो t a से b तक भिन्न होगा। इसलिए यदि t के किसी दिए गए मान के लिए यह वेक्टर r एक बिंदु के स्थिति वेक्टर को परिभाषित करेगा और जैसे कि हम बदलते हैं t एक और बिंदु होगा और ये सभी इन बिंदुओं का संग्रह स्पेस में एक वक्र बनाएंगे। तो एकल वेरिएबल के इस वेक्टर फंक्शन को परिभाषित करने के लिए यहाँ एकल वेरिएबल t है। तो यह इनपुट t a से b तक भिन्न होगा और आउटपुट वो वेक्टर जिनका कॉम्पोनेन्ट उदाहरण के लिए xt yt zt होगा। तो यह 3 आयामों का मामला है, लेकिन आयामों के मामले में हम xt प्लस yt इसके बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ तीसरा कॉम्पोनेन्ट नहीं है, तो यह 2D प्लेन की स्थिति है। तो एक और वेरिएबल के वेक्टर फंक्शन के यह उदाहरण है। तो उदाहरण के लिए एक सीधी रेखा का समीकरण जो बिंदु A के माध्यम से गुजरता है, जिसकी स्थिति वेक्टर A द्वारा दी गई है और यह रेखा वेक्टर u के समांतर है। तो हमारे पास एक बिंदु A है जिसकी वेक्टर की स्थिति इस लाल वेक्टर A द्वारा दी गई है और फिर एक और वेक्टर दिया गया है जो u है। तो हम एक रेखा या लाइन चाहते हैं जो u के समांतर है और बिंदु A से गुजरती है। हम इस लाइन के समीकरण को खोजने में रुचि रखते हैं। तो आइए हम यहाँ इस एक सामान्य बिंदु P पर विचार करें, जिसकी स्थिति वेक्टर r द्वारा दी गई है। चूंकि इस रेखा में की दिशा u है, इसलिए इस लाइन के इस सेगमेंट AP को वेक्टर u स्केलर गुण द्वारा वर्णित किया जा सकता है, ताकि इस वेक्टर की मात्रा को इस लंबाई AP में फिट करने के लिए समायोजित किया जा सके। तो यह वेक्टर AP है जिसे t द्वारा वर्णित किया जा सकता है और यह एक वास्तविक संख्या और यह वेक्टर u है। तो फिर हमारे पास वेक्टर जोड़ से यह समीकरण है, अर्थात a वेक्टर प्लस tu हमें यह r के वेक्टर की स्थिति देगा। तो यह वेक्टर इस लाइन पर समीकरण या स्थिति वेक्टर का वर्णन कर सकता है और इसके द्वारा दिए गए एक सामान्य बिंदु a प्लस tu, जहां t वास्तविक संख्याओं के सेट से भिन्न हो सकता है। एक और उदाहरण जहां हम एक वेरिएबल के फंक्शन को देख सकते हैं, उदाहरण 3 cos t i माइनस 2 sin t j पर विचार करें। तो यहाँ दो घटक हैं, 3 cos t प्लस माइनस 2 sin t। यदि आप इस वक्र को 2 आयामी प्लेन में खींचते हैं तो यह मूल रूप से यहाँ दीर्घवृत्त होगा, क्योंकि यह x घटक 3 cos t है जहाँ y घटक माइनस 2 sin t है। तो उदाहरण के लिए t 0 पर हमारे पास 3 है और यह 0 है। तो 3 0 बिंदु है जो पहले से ही यहाँ दिया गया है। और फिर यदि t π/2 है तो यह 0 हो जाएगा और यह -2 होगा। तो हम इस बिंदु से इस दिशा में बढ़ रहे हैं और यह वक्र का अभिविन्यास है।
तो इस वेक्टर सेटिंग में हमें न केवल एक वक्र मिल रहा है बल्कि इसका अभिविन्यास भी मिल रहा है। यह वक्र घड़ी की दिशा में बढ़ रहा है और इसलिए यह t की दिशा में बढ़ते हुए लग रहा है। 3 आयामों के लिए एक और उदाहरण है 2 cos t प्लस 2 sin t प्लस t। तो यह यहाँ हेलिक्स होगा। ये 2 आयाम 2 cos ti प्लस 2 sin tj में सर्कल का समीकरण है, लेकिन हमारे पास तीसरा घटक भी है जो इस वक्र को z की दिशा में उठाएगा। तो यहाँ हमारे पास एक हेलिक्स है। हम कंटिन्यूटी और डिफ्रेंटिएबिलिटी पर बाद में आएंगे। तो सबसे पहले ऐसे फंक्शन की लिमिट्स और कंटिन्यूटी पर बात करते हैं। लिमिट्स के लिए हम इसके प्रत्येक घटक की लिमिट की गणना कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए rt=xt+yt+zt, यहाँ t a के पास जा रहा है। हम इन स्केलर फंक्शन या xt yt और zt इस फंक्शन की सीमा की गणना करके लिमिट्स की गणना कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह लिमिट मौजूद है, बशर्ते इसके लिए यह सभी सीमाएं मौजूद हो। अब कंटिन्यूटी के बारे में, एक स्केलर वैल्यू फंक्शन rt यहाँ ta पर कंटीन्यूअस है अगर और केवल तभी अगर इसके प्रत्येक घटक फ़ंक्शन के प्रत्येक पर कंटीन्यूअस हो। तो यदि xt yt और zt के कंटीन्यूअस हैं तो दिए गए वेक्टर फंक्शन भी कंटीन्यूअस होंगे। उदाहरण के लिए यदि आप इस फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी पर चर्चा करते हैं तो ti प्लस j प्लस 2 t द्वारा वर्णित है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि इसके प्रत्येक घटक चाहे वह t 1 हो या 2 t वे t के सभी वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस हैं। तो इसमें ये सारे फंक्शन R में t की वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस होंगे। यदि आप इस फंक्शन को इस दिए गए एक्वेशन से देखते हैं rt=1t 2 t log t की कंटिन्यूटी पर चर्चा करना चाहते हैं जो 1t 2 के द्वारा दी गई है। तो इसमें दूसरा घटक t है और तीसरा int है। इस मामले में हमारे पास थोड़ी अलग स्थिति है क्योंकि यह लॉगरिदमिक फंक्शन केवल t के सकारात्मक वैल्यूज के लिए परिभाषित किया जाता है और इस घटक में एक और समस्या है जो t पर परिभाषित नहीं है। इसलिए t पर कंटिन्यूटी 2 के बराबर है और t के नकारात्मक मानों के लिए इसमें चर्चा नहीं कर सकते हैं। डिफ्रेंटिएबिलिटी पर वापस आते हैं। वेक्टर कैलकुलस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो डिफ्रेंटिएबिलिटी फंक्शन rt को डिफ्रेंटिएबल कहा जाता है। स्केलर फंक्शन के लिए परिभाषा इसके समानांतर है। यदि यह लिमिट t→0 rt∆t मौजूद है तो हम इस फंक्शन को डिफ्रेंटिएबल कहते हैं। तो सीमा मूल्यांकन के समान वेक्टर वैल्यू वाले फंक्शन का डिफ्रेंटिएशन भी घटक के अनुसार किया जा सकता है। इसका मतलब है हमारे पास इस वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव है इस x घटक के डेरिवेटिव के रूप में प्लस y घटक के डेरिवेटिव और z घटक के डेरिवेटिव के रूप में, जो इस एक्वेशन के द्वारा हो सकता है, इस दी गई एक्वेशन के द्वारा हो सकता है। ज्योमेट्रिक व्याख्या पर वापस आते हैं। हमारे पास एक वक्र है जिसे rt वेक्टर फंक्शन द्वारा वर्णित किया गया है। तो यह t पर एक बिंदु की स्थिति है और फिर यह rt+t वेक्टर स्थिति है जो t+t पर है। तो यहाँ यह वेक्टर 2 वेक्टरों का अंतर होगा। इसका मतलब है कि वेक्टर rt का मूल्यांकन t+t पर और माइनस rt किया गया है। इसलिए यदि हम इस अंतर को t से विभाजित करते हैं तो दिशा नहीं बदलेगी, केवल मैग्नीट्यूड बदल जाएगा क्योंकि t एक स्केलर मात्रा है। इसलिए हम यहां t से विभाजित कर सकते हैं और फिर हम देख रहे हैं क्या होगा जब यह t
को अप्रोच करेगा। तो स्वाभाविक रूप से यह रेखा इस बिंदु पर पहुंच जाएगी और यहां यह इस बिंदु पर एक टाँगेँट बन जाएगी जिसे इस द्वारा वर्णित किया गया है। तो यहाँ यह डेरिवेटिव हमें टाँगेँट देता है। टाँगेँट का समीकरण हमें भी मिल सकता है, लेकिन यह वह टाँगेँट वेक्टर है जिसे हमने यहाँ दर्शाया है। और इस टाँगेँट वेक्टर की दिशा में फिर से t के बढ़ते मानों की दिशा में होगी, क्योंकि था और था। इसलिए जब हमारे पास यहाँ में वृद्धि होती है तो हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और दिशा बिल्कुल इसी से दी जाती है। लेकिन जब 0 को अप्रोच करेगा तो यह टाँगेँट वेक्टर बन जाएगा। तो इस डेरिवेटिव की मदद से हम आसानी से यूनिट टाँगेँट वेक्टर क्या है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस वेक्टर के इस मैग्नीट्यूड से विभाजित कर सकते हैं बिंदु P पर एक वक्र की यूनिट टाँगेँट वेक्टर प्राप्त करने हेतु। तो एक अच्छा अनुप्रयोग जिसे हम पहले से ही जानते हैं यह है कि एक वक्र की वक्र लंबाई को कैसे खोजा जाए। तो इस सेटिंग में हम देखेंगे कि यह सूत्र कैसे दिखता है। तो इस वक्र को वेक्टर फंक्शन द्वारा दिया जाएगा, जहां हमारे पास 3 घटक हैं xt, yt और zt, और t फिर से a से b तक भिन्न होता है। तो अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस से याद करते हैं तो संबंधित वक्र का पैरामीट्रिक समीकरण x xt के बराबर है, y yt के बराबर है और z zt के बराबर है। और इस वक्र की लंबाई की गणना के लिए सूत्र इस फार्मूला द्वारा दिया गया है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस सेटिंग में हमें यहाँ क्या ध्यान देना चाहिए कि यदि यह वक्र इस समीकरण xt yt zt द्वारा दिया जाता है तो इसकी मात्रा का मूल्यांकन स्क्वायर रूट x प्राइम t स्क्वायर y प्राइम t स्क्वायर z प्राइम t स्क्वायर किया जा सकता है, और यह सटीक रूप से इस सूत्र का इंटीग्रैंट है जिसका उपयोग एक वक्र की आर्क लंबाई की गणना के लिए किया जा सकता है। तो वेक्टर सेटिंग में हम इस सूत्र को इस सूत्र से बदल सकते हैं और हम a से b तक एकीकृत कर सकते हैं इसका परिणाम जो टाँगेँट वेक्टर की लंबाई है, क्योंकि टाँगेँट वेक्टर r है और इसका परिणाम टाँगेँट वेक्टर की लंबाई होगा। तो अगर हम दिए गए डोमेन पर टाँगेँट की इस लंबाई को एकीकृत करते हैं तो हम एक वक्र की आर्क लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि इस बिंदु P पर एक वक्र के टाँगेँट का समीकरण कैसे प्राप्त किया जाए। मान लेते हैं कि यह एक वक्र है जो इस आर्क द्वारा दिया गया है और फिर हम इस बिंदु P पर इस टाँगेँट रेखा के समीकरण को खोजने में रुचि रखते हैं। हम जानते हैं कि टाँगेँट वेक्टर को कैसे प्राप्त करना है, लेकिन अब हम इस टाँगेँट रेखा का समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि यह यहाँ वेक्टर है जो इस बिंदु P का पोजीशन वेक्टर है, और हम एक और सामान्य वेक्टर q लेते हैं यह जो हमें सटीक तरीके से टाँगेँट का समीकरण देगा। तो हमारे पास का q वेक्टर है और यह P की दूरी है जो हमारे पास यह गुना टाँगेँट वेक्टर हो सकता है, और हमने यहाँ लंबाई को से तदनुसार समायोजित करने के लिए गुणा किया है ताकि यह P के इस सामान्य बिंदु तक शामिल हो। तो यहाँ होगा जैसे कि और वेक्टर बिल्कुल यह वेक्टर बन जाएगा। और फिर अगर हम सेटिंग देखते हैं तो यह वेक्टर प्लस वेक्टर होगा। तो हमें इस टाँगेँट रेखा पर यहाँ एक बिंदु का यह समीकरण प्राप्त होता है। तो के विभिन्न वैल्यूज के लिए हम इस लाइन पर आगे बढ़ेंगे। तो यह टाँगेँट रेखा का समीकरण है। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ फंक्शन जो यहाँ पे दिया गया है लेते हैं तो यह पैराबोला को परिभाषित करेगा, क्योंकि यह t है और y घटक t2 है। तो यह पैराबोला का समीकरण है। तो टाँगेँट वेक्टर हम सिर्फ इस अंतर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 1 है जो इस पहले घटक t
का डेरिवेटिव t2 + 1 है। तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो यह इस एक्वेशन द्वारा दिया गया पैराबोला के लिए समीकरण है जो वेक्टर है। और फिर 2 पर भी आप टाँगेँट प्राप्त कर सकते हैं, या टाँगेँट का समीकरण हम इस बिंदु पर प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह इस 2 के लिए स्थित है और फिर हम 1 2t के इस बिंदु पर टाँगेँट वेक्टर भी खींच सकते हैं। और अब हमें समीकरण पाने के लिए सिर्फ 2 को जोड़ना होगा। तो हमें वेक्टर के मूल्यांकन के लिए 2 λ करना है, जो यह रियल नंबर है जिसका फिर से 2 पर मूल्यांकन किया गया है। तो हम सिर्फ 2 पर दिए गए वेक्टर का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो हमें यहां 2i 5j λ देगा, और इस प्राइम फिर से 2 पर मूल्यांकन किया जाएगा। तो यह टाँगेँट रेखा का समीकरण है। अलग अलग वैल्यूज लेते हुए हम इस बिंदु 2 पर टाँगेँट रेखा पर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम परिभाषित करेंगे कि स्केलर फंक्शन का ग्रेडिएंट है। ये स्केलर फंक्शन कैलकुलस के अध्ययन किए गए हुए वेरिएबल के फंक्शन हैं। तो fxyz को xyz का फंक्शन कहते हैं, ताकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद रहे। उस स्थिति में जिस ग्रेडिएंट को इसके द्वारा दर्शाया जाता है वह एक वेक्टर मात्रा है, जिसे हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x इन ith component, partial derivative of y in jth component and partial derivative of z in kth component इस अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित किया गया है। तो f का ग्रेडिएंट स्केलर फंक्शन का ग्रेडिएंट ith घटक में x के पार्शियल डेरिवेटिव द्वारा दिया जाता है, फिर y का पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर z एक्सिस की दिशा में f का पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमारे पास यह फिर से एक वेक्टर फंक्शन है जिसका हमने अभी अध्ययन किया है। इसलिए ग्रेडिएंट f एक वेक्टर फंक्शन है, और इस डेल्टा या डेल ऑपरेटर की मदद से हम अपनी सुविधा के अनुसार इसे फिर से परिभाषित कर सकते हैं। तो इस डेल ऑपरेटर को आंशिक इस दिए गए एक्वेशन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, लिखा गया है। यदि हम इस वेक्टर ऑपरेटर द्वारा इस डेल को परिभाषित करते हैं तो इस f के ग्रेडिएंट को डेल्टा f के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह ग्रेड f इस डेल पर संचालित किया जाएगा। तो हम यहां ग्रेड f परिभाषित मिलेगा। तो यह ग्रेड f इस डेल f की तरह उपयोग करने के लिए भविष्य की गणना में सुविधाजनक होगा। अब हम इस पर आएंगे, टाँगेँट प्लेन के समीकरण और सामान्य लाइन को एक सतह पर कैसे प्राप्त किया जाए। तो मान लीजिए कि सतह S Z से दी गई है, जो gxy के बराबर है। तो हम यहां एक फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। स्केलर फंक्शन fxyz अंतर को ले रहा है, इसलिए यह z को दूसरी तरफ ला सकते हैं। तो हमारे पास gxy z है। ध्यान दें कि यहां दी गई सतह z gxy के बराबर है। इसे सतह की स्तर के रूप में माना जा सकता है, जैसे स्तर की सतह fxyz 0 है। तो ध्यान दें कि एक fxyz फंक्शन की तरह सतह fxyz के बराबर है। fxyz वहां कुछ स्थिर रहने के बराबर है, इसलिए यदि हम इस स्थिर को यहां 0 पर लेते हैं तो हमें सतह का दिया गया समीकरण मिलेगा। तो यह सतह या सतह वक्र हम बाद में भी उल्लेख करेंगे। उदाहरण के लिए फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये बहुत उपयोगी है जिनमें 3 वेरिएबल हैं। इसलिए यदि हमारे पास w xyz के एक फंक्शन के बराबर है तो एक प्लेन में प्रतिनिधित्व बहुत मुश्किल होगा। तो इन fxyz स्तरों की सतहों की मदद से कुछ स्थिर रखकर
इसका मतलब है कि हम अब यहां वैल्यू को तय करने के लिए C को आरेखित कर रहे हैं कांस्टेंट, और फिर हम इस वक्र को खींच रहे हैं। तो इसे सतह द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो 3 आयामी स्थान में प्लॉट करना आसान है। तो यहाँ दी गई सतह z=gxy हम इस fxyz0 रूप में भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, इसलिए हमारे पास उदाहरण के लिए यह है, अगर हम fxyz इस फ़ंक्शन को के बराबर लेते हैं, तो उस स्थिति में स्तर सतहों के बराबर है। इसलिए इस वैल्यू को कुछ कांस्टेंट के बराबर रखने से हम वो गोले मिलेंगे जो मूल पर केंद्रित हैं। तो यह एक सतह है P x0 y0 z0 एक बिंदु है, और C एक वक्र है जो इस बिंदु से गुजरता है और यह सतह पर स्थित है। तो C S पर एक वक्र हो, इसलिए वक्र पूरी तरह से सतह पर स्थित है और यहां दिए गए बिंदु P से गुजरता है। तो अब हम यहां देखेंगे कि कैसे इस बिंदु P पर सामान्य से टाँगेँट प्राप्त होता है और बाद में टाँगेँट प्लेन की एक्वेशन। तो यह वह वक्र है जो इस वेक्टर वैल्यू वाले फ़ंक्शन द्वारा परिभाषित किया गया है सतह का समीकरण, जिसे हम इस C में डालने के लिए अधिक सामान्य के रूप में ले सकते हैं। तो fxyz सतह का समीकरण है। तो वक्र सतह पर स्थित है, जिसका अर्थ है जब तक t पर xt yt zt यह बिंदु है, हम सतह पर हैं, यह वक्र सतह पर स्थित है, हम दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब है अगर हम इस वक्र से x y z t इन्हें प्रतिस्थापित करते हैं, तो यह सभी t के लिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम 0 के बजाय C के साथ काम कर सकते हैं, हम दोनों तरफ डिफ्रेंटिएट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव बाएं हाथ की ओर ले लो या दाएं हाथ की ओर ले लो, तो दाएं हाथ की ओर 0 हो जाएगा, इसलिए चाहे यह 0 हो या स्थिर हो, दाएं हाथ की ओर 0 होगा। अब हम यहां चेन नियम लागू कर सकते हैं। तो चेन नियम कहता है कि x पर f का पार्शियल डेरिवेटिव और फिर t के संबंध में x के डेरिवेटिव, तो यह dxdt है। फिर हमारे पास fydydt और fz है, और dydt 0 fxyz x पर fyxyz y पर प्लस fz xyz z पर इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इस बिंदु पर या किसी अन्य बिंदु पर भी यह एक सामान्य बिंदु है, हमारे पास यहां सेटिंग है। तो यह अभिव्यक्ति हम इस f x0 y0 z0 और डेरिवेटिव के संबंध में भी लिख सकते हैं। तो का डेरिवेटिव क्या है? वेक्टर का डेरिवेटिव ये दिया गया एक्वेशन है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो यह वेक्टर था और फिर इसके बिंदु उत्पाद इस f के साथ, जो इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x y और z के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह ग्रेडिएंट है। अगर यह डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ fxyz समीकरण देगा। तो 0 तो हमने इस समीकरण को f के रूप में लिखा है, जो इस टाँगेँट वेक्टर के साथ बिंदु उत्पाद है। तो अब स्थिति क्या है कि हमारे पास यह टाँगेँट वेक्टर है और इसके साथ f डॉट उत्पाद 0 है। इसका मतलब है कि यह f इस टाँगेँट के परपेंडिकुलर है। तो ठीक यही बिंदु यहाँ है, अर्थात इस बिंदु P के माध्यम से आप कोई भी वक्र लेते हैं और फिर यह उस दिशा में f इंगित करेगा जो इस बिंदु पर टाँगेँट के परपेंडिकुलर हो। तो अधिक सटीक रूप से यह टाँगेँट प्लेन के लिए f सामान्य होगा।
तो इसका उपयोग अब किया जा सकता है। तो अगर आप एक सतह के लिए सामान्य खोजने के लिए चाहते हैं तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके मैग्नीट्यूड से विभाजित कर सकते हैं। टाँगेँट प्लेन के समीकरण के माध्यम से प्राप्त करते हुए हम फिर से विचार कर सकते हैं कि यह एक सतह है और फिर P पर हमने डेल्टा F की गणना की है जो इस टाँगेँट प्लेन के लिए सामान्य की दिशा में इंगित करता है। तो हम अब टाँगेँट प्लेन पर एक सामान्य बिंदु Q पर विचार करते हैं और मान लीजिए कि इस P में एक स्थिति वेक्टर है जो इस x0 y0 z0 के द्वारा दिया गया है और फिर हमारे पास Q है जिसे हमने एक सामान्य बिंदु Q को लिया है जो इस xyz द्वारा दिया जा सकता है। और अब दोनों का यह अंतर हम इस x x0 y y0 z z0 at ith jth and kth कॉम्पोनेन्ट वेक्टर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जो टाँगेँट प्लेन पर स्थित होगा क्योंकि हमने टाँगेँट प्लेन पर Q भी ले लिया है और P भी टाँगेँट प्लेन पर एक बिंदु है इसलिए यह PQ टाँगेँट प्लेन पर होगा। तो यहाँ दूसरा विचार है टाँगेँट प्लेन पर यह होने पर हमें एहसास होता है कि यह रेखा और यह f भी जो टाँगेँट प्लेन के लिए सामान्य है इसलिए दोनों का डॉट उत्पाद शून्य होना चाहिए। तो यहाँ यह लाइन है और फिर लाइन वेक्टर यह PQ और फिर हमारे पास परपेंडिकुलर है जो डेल्टा F है। तो डॉट प्रोडक्ट हमें 0 देगा। तो उस स्थिति में यदि आप इस बिंदु उत्पाद को वहां रखते हैं तो इसका मतलब है कि x x0 आंशिक डेरिवेटिव प्लस y y0 आंशिक डेरिवेटिव के साथ इतने पर शून्य के बराबर है। यह वास्तव में टाँगेँट प्लेन का समीकरण है क्योंकि यह Q अब प्लेन पर सामान्य बिंदु था जिसे इस सूत्र द्वारा वर्णित किया जा सकता है जो टाँगेँट प्लेन का समीकरण है। तो अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से चलते हैं। तो यहाँ इस सतह के लिए यूनिट सामान्य खोज हमने इस बिंदु 112 पर z 0 दिया है। तो ध्यान दें कि यह z इस तरह है। तो यह इस तरह के आंकड़े का एक समीकरण है यहाँ पैराबोलॉइड। तो हमारे पास z है। यदि हम f का ग्रेडिएंट मिलता है तो इसका मतलब है 2x 2y माइनस kth है इसलिए यह 112 पर दिया गया है। हम इसकी गणना भी कर सकते हैं ताकि यह वेक्टर 2i 2j k हो। तो हम यूनिट सामान्य वेक्टर पा सकते हैं जिसे हम इसकी लंबाई से विभाजित कर सकते हैं। तो यह बिंदु 112 पर इकाई सामान्य है इसलिए यदि हम x और y की दिशा की एक ही तरह यहाँ की स्थिति पर विचार करते हैं तो कुछ बिंदु यहाँ 112 है और फिर इस पर हमारे पास एक सामान्य वेक्टर है। समीकरण इसके द्वारा दिया गया है। तो हमारे पास इस सतह का यूनिट सामान्य वेक्टर है और यह बाहरी दिशा में है। तो एक और सामान्य होगा जो इस आंकड़े की आंतरिक दिशा में होगा। तो हम इस f की गणना करके दोनों सामान्य प्राप्त कर सकते हैं। एक बाहरी दिशा में इंगित करेगा दूसरा अंदर की दिशा में इंगित करेगा। तो हमारे पास अन्य समान वेक्टर है जो n द्वारा दिया जा सकता है। तो n रखते हुए हमारे पास यह वेक्टर है। तो ये वो संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए इसलिए हम वेक्टर वैल्यू वाले फ़ंक्शन के माध्यम से गए हैं। यह एक नई अवधारणा थी जो कैलकुलस में शामिल नहीं थी। और दूसरा अब सबसे महत्वपूर्ण यह वेक्टर है बस इसके डेरिवेटिव हैं। यह वेक्टर t इसके द्वारा दिए गए वक्र के लिए टाँगेँट वेक्टर है और f एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे हमने कवर किया जो इस अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात f है जो हमें fxyz सतह पर सामान्य वेक्टर देता है।
तो आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।